ठीक है, दैट्स इट। अब आ जाएं अगले कंपोनेंट पे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का पहला कंपोनेंट था हायर मेंटल फंक्शन की एग्जामिनेशन। नंबर 2 आता है स्पीच। पेशेंट की अब हमने स्पीच चेक करनी है। कॉमनली जो इनकाउंटर्ड स्पीच प्रॉब्लम्स हैं उसमें आता है डिस्फेजिया, ठीक है, डिसआर्थरिया, डिस्फोनिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इनको हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखिए डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। यानी ये एक ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें मतलब पर्सन की एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज जो है वो इम्पेयर होती है, वो अफेक्ट होती है, ठीक है। यानी इससे अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी अफेक्ट होगी, उसका लिखना, उसका रीड करना। तो मतलब पर्सन की लैंग्वेज को समझने की और उसको बोलने की, प्रोड्यूस करने की भी एबिलिटी अफेक्ट होती है, तो उसको कहते हैं डिस्फेजिया, ठीक है। तो एफेजिया इज़ समटाइम्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिस्फेजिया। एफेजिया भी हम इसकी जगह पे ये वर्ड भी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, है मतलब यही एक ही बात कि डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन में या फिर प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में, यानी समझ नहीं पा रहा और बोल भी नहीं पा रहा, तो वो डिस्फेजिया है। या तो बोल नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा। तो डिसआर्थरिया क्या है? डिसआर्थरिया अब एक्चुअली इट मीन्स डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। यानी आर्टिकुलेशन यानी इसका मतलब है ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें हमारे वो मसल्स जो हमें बोलने में मदद करते हैं ना, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही या उनमें वीकनेस हो गई है, तो मोटर स्पीच डिसऑर्डर है डिसआर्थरिया, ठीक है। ये याद रखिए, लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं है एफेजिया की तरह। डिसआर्थरिया में पर्सन जो है वो उसकी फ़िज़िकल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच नहीं हो रही, उसके साउंड स्लर्ड है, स्लो है या समझना मुश्किल है, तो उसको डिसआर्थरिया कहेंगे। फिर डिस्फोनिया। डिस्फोनिया क्या है? डिस्फोनिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। यानी अब ये वॉइस का डिसऑर्डर आ गया जिसमें नॉर्मल वॉइस साउंड्स की प्रोडक्शन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल वॉइस साउंड इम्पेयर हुई है, ठीक है। तो उससे पेशेंट की वॉइस की पिच चेंज होगी, लाउडनेस चेंज होगी, क्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। तो किस किस्म की होगी? डिस्फोनिया में हॉर्स आ जाता है, रैस्पी वॉइस, वीक वॉइस, स्ट्रेंड वॉइस, तो मतलब वॉइस के डिसऑर्डर को हम कहेंगे डिस्फोनिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया जो एक फेमस मूवी भी थी तारे ज़मीन पर, जिसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया डिसऑर्डर होता है, उसमें डिसलेक्सिया याद रखें इनएबिलिटी टू रीड। यानी पर्सन की ऐसा लर्निंग डिसऑर्डर जिसमें पर्सन की एबिलिटी टू रीड अफेक्ट होती है ड्यू टू डिफ़िकल्टीज़ विथ आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे रिलेट टू लेटर्स एंड वर्ड्स। यानी डी कोडिंग समझ नहीं पाता कि, यानी इसको रीडिंग डिसेबिलिटी भी आप आसान लफ्ज़ में कह सकते हो। इट मीन्स इनएबिलिटी टू रीड, लेशन इज़ इन द डोमिनेंट पैराइटल लोब, ठीक है। इसको रीडिंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं कि मतलब इंसान जो है ना वो स्पीच साउंड्स को समझने में उसको मुश्किल होती है और कैसे जो है वो लफ्ज़ों से, वर्ड से रिलेट कैसे करना है उस बात को, वो समझ नहीं पाता, ठीक है। तो ठीक है ये डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर, इनएबिलिटी टू रीड, जिसमें डोमिनेंट पैराइटल लोब में लेशन है। जिस तरह हम नॉर्मल इंसान CAT कैट लफ्ज़ अगर देखता है तो हम जल्दी से कहते हैं ये कैट है, दिमाग में जाता है बिल्ली इसका मतलब है। लेकिन जिनको डिसलेक्सिया होता है ना, वो CAT जब तक इनको जोड़ें फिर उनको दिमाग में जाए कि इसका मतलब क्या है, तो मतलब रीडिंग डिफ़िकल्टी है, ठीक है। इनएबिलिटी टू रीड, उसको डिसलेक्सिया कहेंगे। डिसग्राफिया क्या है? अच्छा, अब डिसग्राफिया क्या है? इनएबिलिटी टू राइट। ग्राफिया है ना, इनएबिलिटी टू राइट। अब इसमें भी जो है या तो फ्रंटल या पैराइटल लोब में लेजन होगी, ठीक है। डिसलेक्सिया में डोमिनेंट पैराइटल लोब में मसला था, डिसग्राफिया में जिसमें इनएबिलिटी टू राइट यानी पर्सन लिख नहीं पाता, ठीक है। जो फिज़िकल डिसलेक्सिया में जो है ना बहुत सी चीज़ें अफेक्ट हो रही थी, रीडिंग, मतलब रीडिंग ज़्यादातर अफेक्ट हो रही थी। लेकिन ये जो डिसग्राफिया है इसमें फ़िज़िकल एक्ट ऑफ राइटिंग अफेक्ट हुआ है, एबिलिटी टू स्पेल एंड, यानी जो उनके थॉट्स हैं ना उनको वो रिटन वर्ड्स में नहीं कर पाते। हैं इंटेलिजेंट बेशक, लेकिन डिसग्राफिया में इनएबिलिटी टू राइट है, ठीक है। तो फ्रंटल या पैराइटल लोब में लेशन है। तो इस तरह से हम जो है स्पीच की कॉमन जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी हम स्पीच असेस करेंगे। अब यहाँ पर इसने बताया है डिसफेजिया के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन या प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, दो वर्ड्स इसकी डेफिनेशन में याद रखें। यानी जो है लैंग्वेज को समझने में और बोलने में मसला है, तो डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब ये मोटर भी हो सकता है, ठीक है। ये डिसफेजिया जो स्पीच को समझने में या बोलने में मोटर भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है या ग्लोबल भी हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसने बताया स्पीच एरिया के बारे में। यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, देखिए ये स्पीच एरिया दिखाया गया है।
स्पीच एरिया जो होता है ना, ये हमारे फ्रंटल और इंस्पेराइटल लोब का देखिए इन्फीरियर पार्ट होता है, ठीक है, और सुपीरियर पार्ट टेम्पोरल का, यहाँ स्पीच एरिया होता है। फ्रंटल पैराइटल का नीचे, टेम्पोरल के ऊपर, बीच में होता है ये स्पीच एरिया, और वो भी डोमिनेंट हेमिस्फेयर में, ठीक है, विच इज़ लेफ्ट वन इन ऑल द राइट हैंडेड पीपल एंड आल्सो इन 50% ऑफ द लेफ्ट हैंडेड पीपल। यानी 50% लेफ्ट हैंडेड पीपल में भी ये लेफ़्ट साइड पे ही होता है, ठीक है, वरना वैसे जो राइट हैंडेड है उनके लेफ़्ट हेमिस्फेयर में होगा, लेकिन वैसे जो लेफ़्ट हैंडेड है 50% उनके लेफ़्ट में ही होगा स्पीच एरिया, ठीक है, डोमिनेंट में। उसके बाद दूसरा मोटर स्पीच एरिया, जिसको हम कहते हैं ब्रोकास एरिया। ये क्या चीज़ है? मोटर स्पीच एरिया जो ब्रोकास एरिया होता है, और दूसरा सेंसरी में वर्निकीज़ एरिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपने याद रखने हैं। अच्छा, ये ब्रोकास एरिया आपने याद रखना है कि लाइज इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सल्कस इन द इंफीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब एंड इज कंसनट्रेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। यानी जो हमारा ये फ्रंटल लोब है ना, याद रखें, फ्रंटल लोब के भी जो है सेंट्रल सल्कस में इंफीरियर पार्ट पे, ठीक है, यानी सेंट्रल सल्कस तो आता ही हमारा फ्रंटल में है ना, तो सेंट्रल सल्कस के सामने फ्रंट में, लेकिन इन द इन्फीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब के नीचे इन्फीरियर पार्ट में यहाँ पर कहीं पे होगा ब्रोकास एरिया, और ये लैंग्वेज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये एक्चुअली ज़्यादातर जो है 97% जो राइट हैंडेड हैं तो उनमें होता है राइट हैंडेड में, और मेजॉरिटी लेफ़्ट हैंडेड में भी ये लेफ़्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन में, ठीक है, और डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है लैंग्वेज का। यानी इसको, ये सिर्फ एक सिंगल स्पीच सेंटर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रीजन होता है, इसके सेवरल फंक्शन है लैंग्वेज से रिलेटेड ब्रोकास एरिया के। यानी मोटर एक्शंस जो हमें स्पीच के लिए चाहिए होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, स्पीच की प्रोडक्शन, सिंटैक्स, ग्रामर, ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर ये अफेक्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्रोकास एफेजिया। तो उससे पर्सन की मतलब पर्सन लैंग्वेज समझ पाएगा, क्योंकि सेंसरी में समझना वर्णिकी इसका काम है, समझ पाएगा, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। अगर ब्रोकास में मसला होगा ना, तो डिफ़िकल्टी स्पीकिंग होगी, स्पीच उसकी स्लो होगी, एफर्टफुल और शॉर्ट चॉपी किस्म के सेंटेंसेस होंगे, कटे कटे से, ठीक है। और उनको पता होगा कि हमें कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी है, वो अवेयर होंगे। टेलीग्राफिक स्पीच होगी, यानी वो स्मॉल वर्ड्स ओमिट कर देंगे, इज़ एंड द, ये चीज़ें वो यूज़ ही नहीं करेंगे, यानी ऐसे बोलेंगे वॉक डॉग, ऐसे बोलेंगे, मतलब उन्होंने बोलना होगा कि आई विल टेक द डॉग फॉर अ वॉक, मैं डॉग को लेके जा रहा हूँ वॉक पे, लेकिन वो कहेगा वॉक डॉग, यानी वो बीच वाले लफ्ज़ उसने खा लिए, टेलीग्राफिक स्पीच। तो ये ब्रोकास एफेजिया में हमें मिलता है, ठीक है। दूसरा जो है वर्निकीज़ एरिया होता है। अब वर्निकीज़ एरिया की लोकेशन देखें, वो था स्पीच की प्रोडक्शन में, ठीक है, ब्रोकास एरिया। जो वर्निकीज़ एरिया है ये सेंट्रल सल्कस के पीछे लाया करेगा, पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सल्कस इन द इंफीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब। यानी ब्रोका जो है सेंट्रल सल्कस के आगे, फ्रंटल के इंफीरियर पार्ट में, लेकिन वर्निकीज़ एरिया सेंट्रल सल्कस के पीछे पैराइटल के इंफीरियर पार्ट में और टेम्पोरल के सुपीरियर पार्ट में। तो इनके बीच में यहाँ पे वर्निकीज़ एरिया होगा, और ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज में इन्वॉल्व होता है, यानी जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो हम डिस्फेजिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन समझने में और प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में मसला होता है, तो ऑब्वियसली इन एरियाज़ का मसला होगा, ठीक है, डिस्फेजिया में। तो वर्निकीज़ जो है ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के साथ एसोसिएट होता है, और लेफ़्ट हेमिस्फेयर में ज़्यादा पाया जाता है। अब इसमें ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन करता है, स्पीच फॉर्मेशन वगैरह, इसमें मसला होगा तो वर्निकीज़ एफेजिया कहेंगे, जिसको हम रिसेप्टिव या फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं। तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है, यानी इनको वर्ड सुनाई तो देंगे, लेकिन वो उनके मतलब समझने में उनको मुश्किल होगी, ठीक है, और उनको ऐसा लगेगा कि ये सामने वाला कौन सी ज़बान बोल रहा है, उनको समझ ही नहीं आएगी। तो कॉम्प्रीहेंशन उनकी अफेक्ट हुई है, इम्पेयर हुई है, ठीक है, मतलब वो खुद फ्लुएंट होंगे। अनलाइक द ब्रोकास एफेजिया, ये बोलेंगे फ्लुएंटली, क्योंकि ब्रोकास बोलने से अफेक्टेड था, बोलने का फंक्शन ब्रोका था, वो तो सलामत है ना, तो बोलेंगे फ्लुएंटली, नॉर्मल रिदम होगी, लेकिन उनके खुद के सेंटेंस पे कोई सेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि समझ उनको है नहीं, वर्निकीज़ अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस कंडीशन को वर्ड सलाद भी कहते हैं। सेंसरी स्पीच एरिया अफेक्ट हुआ है ना, वर्निकीज़ एफेजिया को वर्ड सलाद कहेंगे, लफ्ज़ों की सलाद है, मतलब कोई है नहीं। इसका हालमार्क ये है कि पर्सन अनअवेयर होता है कि उनकी स्पीच नॉन सेंसिकल है। ब्रोकास में उनको पता था कि हम बोल नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो पा रही, लेकिन वर्निकीज़ में उनको नहीं पता होता, अनअवेयर होते हैं कि उनकी स्पीच नॉन सेंसिकल है,
ठीक है। तो कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं जब सामने वाला उनकी बात नहीं समझ पा रहा होता, ठीक है, ये वर्निकीज़ एफेजिया वाले लोग। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने सारा देखा स्पीच। देन डिस्फेजिया में ही, स्पीच में ही हमने डिस्फेजिया देखा, तो अब उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे कि मोटर डिस्फेजिया क्या है, फिर हम सेंसरी डिस्फेजिया पे जाएंगे, फिर ग्लोबल, कंडक्शन, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी, आइसोलेशन डिस्फेजिया, ऑटोनोमिक डिस्फेजिया, पोर, ठीक है। तो ये सारी डिस्फेजिया की टाइप्स आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोटर डिस्फेजिया। देखिए चीज़ों को समझ के चलेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, मोटर डिस्फेजिया को हम एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया या नॉन फ्लुएंट डिस्फेजिया भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये ब्रोकास एफेजिया से ही सिनोनिमस है, या एक्सप्रेसिव एफेजिया से, ठीक है। एक्सप्रेसिव एफेजिया डिस्फेजिया कहेंगे या नॉन फ्लुएंट डिस्फेजिया कह दें। इसमें क्या होता है कि पेशेंट समझ तो पाएगा, स्पीच समझ रहा है और उसको पता है कि क्या बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। मोटर मसला है, बोलने में मसला है, यानी ब्रोका में जो मसला था ना, समझ में चीज़ें आ रही हैं, बोल नहीं पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो अनेबल टू स्पीक। आल्दो लेकिन कुछ अल्फाज अटर करेगा, ठीक है। आल्दो वो कुछ जो है अल्फाज अटर करेगा जिनमें एरर होगा ऑफ आर्टिकुलेशन एंड ग्रामर, ठीक है। आर्टिकुलेशन और ग्रामर में मसला है, और लेकिन कुछ बस वर्ड्स ही अटर कर पा रहा है, बाकी बोल नहीं पा रहा फ्लुएंटली, यानी इसकी स्पीच इम्पेयर हुई है, स्पीच प्रोडक्शन इम्पेयर हुई है, टेलीग्राफिक स्पीच होगी, ठीक है, मैंने आपको समझाई। और उसको पता भी होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं बोल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, एम्बेरस हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पीच होगी उनकी डिसआर्थरिक विथ पॉजेस, पॉज आ रहे हैं, ठीक है। स्पीच में टेलीग्राफिक है, टेलीग्राफी यानी टेलीग्राम की तरह शॉर्ट और चॉपी सेंटेंसेस होंगे, यानी छोटे छोटे वर्ड्स छोड़ जाएंगे, इज़ एंड द, ये लफ्ज़ छोड़ देंगे, जुमले कंप्लीट, जुमले में ये वर्ड्स नहीं बोलेंगे, तो टेलीग्राफिक होगी, पिथी बट मीनिंगफुल, ठीक है। तो रिपीटिशन इज़ इम्पेयर्ड, रीडिंग एंड राइटिंग आर इंटैक्ट, यानी रिपीटिशन, जुमले को दोहराना उनका इम्पेयर है, लेकिन उनकी रीडिंग और राइटिंग इंटैक्ट है, ठीक है। और इसमें मसला मोटर डिस्फेजिया में मोटर स्पीच एरिया में लेजन होती है, ठीक है, मोटर स्पीच एरिया में। दूसरा है सेंसरी डिस्फेजिया। सेंसरी डिस्फेजिया को हम रिसेप्टिव डिस्फेजिया भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है रिसेप्टिव डिस्फेजिया या फ्लुएंट डिस्फेजिया, ठीक है। वो नॉन फ्लुएंट था और ये फ्लुएंट डिस्फेजिया है। तो इसमें पेशेंट जो है वो इवन सिंपल क्वेश्चंस का भी जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। यानी इसको हम, उसका सेंसरी को दूसरा हम वर्निकीज़ एफेजिया भी कह सकते हैं, या रिसेप्टिव। जो वर्निकीज़ में मैंने आपको मसला बताया ना कि पर्सन जो है समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, ठीक है, या रिटन लैंग्वेज को, तो उसको कहेंगे वर्निकीज़ एफेजिया या सेंसरी डिस्फेजिया, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन अफेक्ट हुई है, यानी इम्पेयर हुई है। फ्लुएंट है, बोलने में वो सही बोल लेता है, लेकिन उसकी स्पीच में मतलब ही नहीं है, कोई बोल क्या रहा है, बोल फ्लुएंट ले रहा है लेकिन मतलब नहीं निकल रहा, खुद भी चीज़ों को समझ नहीं रहा, बातों को नहीं समझ रहा, तो सेंसरी इफेक्ट हुआ है, वर्निकीज़ इफेक्ट हुआ है। तो मतलब सिंपल क्वेश्चंस का भी जवाब नहीं दे पाएगा, विच नीड वर्बल आंसर्स लाइक व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, इसको जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन बट कमांड टू बी आंसर्ड बाय एक्सियल मस्कुलेचर, ठीक है। जैसे अगर हम उसको कहेंगे कि आंखें बंद करें, बैठें, रोल ओवर, करवट लें, तो ये चीज़ें उसकी प्रिजर्व्ड होंगी, क्योंकि हमारी ये चीज़ें जो है ये स्पीच एरियाज से बाहर वाले एरियाज, न्यूरल सिस्टम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन कमांड्स को, एक्सियल मस्कुलेचर के कमांड को वो आंसर करेगा, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं, अपना नाम बताएं, तो वो नहीं बता रहा। तो ये सेंसरी डिस्फेजिया में होता है, ठीक है। उसकी कॉम्प्रीहेंशन अफेक्ट हुई, समझ नहीं पा रहा है बातों को। तो खुद वो बोल सकता है, ब्रोका तो सलामत है ना, बोल सकता है, जो उसकी स्पीच के कंटेंट है वो एबनॉर्मल होंगे, इनकोहेरेंट होंगे, स्पीच वॉल्यूमिनस होगी, अनइन्फॉर्मेटिव होगी, और उसमें न्यू वर्ड्स होंगे, यानी न्योलॉजिज्म, ठीक है, नए वर्ड्स होंगे। अब वो चीज़ों को ऑब्जेक्ट भी नहीं, ऑब्जेक्ट्स को नेम भी नहीं कर पाएगा, नहीं पता इसका क्या नाम है, तो हम उसको कहते हैं एनओमिया, यानी ये पेन है, ये ग्लासेस हैं, तो वो नेम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसको पैराफेजिया है, दैट इज़ रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करेगा, पैराफेजिया, ठीक है। अगर वर्ड उसने गलत यूज़ किया है लेकिन लेजिटिमेट, पेन फॉर पेंसिल, इट इज़ कॉल्ड सेमेंटिक पैराफेजिया, ठीक है। एक वर्ड याद रखें कि पैराफेजिया तो है। व्हाट इज़ पैराफेजिया? पैराफेजिया मतलब रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करना, ठीक है। वो चीज़ है नहीं, लेकिन उसको ये गलत कह रहा है कि है पेंसिल, लेकिन कह रहा है कि पानी की बोतल है, ठीक है। तो पैराफेजिया यानी रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा है। अब अगर
लेजिट वर्ड तो इनकरेक्ट यूज़ कर रहा है। अच्छा, लेकिन वो यूज़ लेजिटिमेट वर्ड कर रहा है, जैसे पेन फॉर पेंसिल है पेंसिल, लेकिन उसके लिए वैसा ही वर्ड यूज़ किया है ना उसने, पेन का है इसको, तो उसको हम कहते हैं सेमेंटिक पैराफेजिया। ठीक है, सेमेंटिक, ये वर्ड याद रखिएगा, सेमेंटिक पैराफेजिया। ठीक है, यानी पर्सन सब्सटीट्यूट कर रहा है वर्ड विथ अनदर वर्ड जो कि सेमेंटिकली उसी इंटेंडेड वर्ड से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर वर्ड जो है वो फोनेटिकली इनएक्यूरेट उसने यूज़ किया है, फोनेटिकली यानी बोलने में ऐसा है, यानी है पेंसिल लेकिन उसने उसको पेंटिल बोला है, तो फोनेटिकली अगर इनएक्यूरेट है तो उसको हम फोनेमिक पैराफेजिया कहेंगे, है पैराफेजिया। ठीक है, रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा है, तो है लेकिन फोनेमिक, क्योंकि उसने उसको वर्बली भी उसने गलत बोला है, तो फोनेमिक पैराफेजिया। ही मे डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ नेमिंग इट, एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग पेंसिल ही सेज समथिंग फॉर राइटिंग, दिस इज़ कॉल्ड सर्कमलोक्यूशियस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब उसने उसको पेन पेंसिल कुछ भी नहीं बोला, अब उसने उसका मतलब बताया है कि इससे इसको कोई चीज़ लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, समथिंग फॉर राइटिंग, तो उसको हम कहेंगे कि सर्कमलोक्यूशियस डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, रिपीटिशन, रीडिंग एंड राइटिंग भी इम्पेयर होती है सेंसरी डिस्फेजिया में। ठीक है, वहाँ पर हमने मोटर में देखा कि रीडिंग राइटिंग सही थी, रिपीटेशन सिर्फ अफेक्ट हुई थी, लेकिन सेंसरी में तीनों, रिपीटेशन, रीडिंग, राइटिंग सब अफेक्ट होगा। लेजन जो है उसके सेंसरी स्पीच एरिया में होगी। ठीक हो गया, तो ये हो गया सेंसरी डिस्फेजिया। उसके बाद आता है अगला ग्लोबल डिस्फेजिया। ग्लोबल डिस्फेजिया में क्या पैथोलॉजी है कि इसमें पेशेंट जो है ना तो समझ पा रहा है ना बोल पा रहा है। ठीक है, तो लेजन उसके स्पीच एरिया में एज अ होल होगी, ना चीज़ों को समझ रहा है ना बोल पा रहा है, तो ग्लोबल कह रहे हैं, पूरे स्पीच एरिया अफेक्ट हुआ है, तो इट इज़ अ ग्लोबल डिस्फेजिया। देन दूसरा है कंडक्शन डिस्फेजिया। कंडक्शन में क्या होगा कि पेशेंट जो है वर्ड्स को रिपीट नहीं कर पा रहा, या फ्रेजेस को जो एग्जामिनर ने बोले हैं, ठीक है, उनको रिपीट नहीं कर रहा, तो उसकी पेरिसिल्वियन एरिया में लेजन होगी विद डैमेज टू द आर्कुइड फेसिकुलस ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग मोटर एंड सेंसरी स्पीच एरिया। यानी कंडक्शन डिस्फेजिया में ना, या कंडक्शन एफेजिया भी कह सकते हैं, ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर है यानी जिसमें कनेक्शन टूट गया है बिटवीन ब्रेन लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जो ब्रेन लैंग्वेज को समझता है उसका, और प्रोडक्शन सेंटर्स का आपस में कम्युनिकेशन ख़राब हो गया है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें मसला जो है पैथोलॉजी वो आपने याद रखनी है कि उन स्पेसिफिक नर्व फाइबर्स के बंडल को डैमेज होता है ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं आर्कुइड फेसिकुलस। ठीक है, कंडक्शन डिस्फेजिया में आर्कुइड फेसिकुलस डैमेज होता है। ठीक है, ये एज अ कम्युनिकेशन हाईवे की तरह एक्ट करता है। करता क्या है, ये आर्कुइड फेसिकुलस वर्निकीज एरिया को ब्रोकाज एरिया के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ब्रोका बोलने में मदद कर, वर्निकी कॉम्प्रीहेंशन में समझने में, तो उनका ये कनेक्शन जो है डिसरप्ट हुआ है, तो उसको कहते हैं कंडक्शन डिस्फेजिया। ठीक है, तो इसमें स्पीच तो पेशेंट की फ्लुएंट होगी, फ्लुएंटली वो बोलेगा, फिनोमिक पैराफेजियाज होंगे, यानी कि वो सब्सटीट्यूट करेगा पर्सन, या साउंड्स को रीअरेंज करेगा वर्ड के साथ, यानी जैसे वो टेफलोन कहेगा, टेलीफोन के बजाय टेफलोन बोलेगा, तो फिनोमिक पैराफेजिया होंगे। सिवियरली इम्पेयर्ड रिपीटेशन होगी, ये इसका हॉलमार्क है कि मतलब पर्सन जो है वो सेंटेंस को सुनेगा, मतलब पर्सन अंडरस्टैंड कर सकता है सेंटेंस को जो उसने सुना, लेकिन जब हम उसको कहेंगे कि वो ये रिपीट करे तो उसको उसमें स्ट्रगल होगी रिपीटेशन में, तो फिनोमिक पैराफेजियाज प्रोड्यूस कर सकता है वो। कॉम्प्रीहेंशन वैसे इसमें अच्छी होगी, और एनओमिया होगा, यानी नेमिंग डिफ़िकल्टी भी होगी कंडक्शन डिस्फेजिया में। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया। ठीक है, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया को हम ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया भी कहते हैं। ये एक नॉन फ्लुएंट टाइप ऑफ एफेजिया है। एक्चुअली इसमें जो एंटीरियर सुपीरियर फ्रंटल लोब होता है ना, उसके डैमेज होने की वजह से जो है, जो कि टिपिकली वाटरशेड एरिया होता है और ब्रोकाज एरिया को सराउंड कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके डैमेज की वजह से ये होता है, लेकिन ये डायरेक्टली ब्रोकाज एरिया को डैमेज नहीं करता। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज सेंटर्स ऑफ ब्रेन जो हैं वो डैमेज हुए हैं, यानी ये डैमेज जो है लैंग्वेज सेंटर्स ऑफ ब्रेन को आइसोलेट कर रहा है फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच इनिशिएशन। ठीक है, तो उनमें आपस में कनेक्शन को मतलब अफेक्ट कर रहा है, तो इसमें यही कह रहा है इट इज़ सिमिलर टू मोटर डिस्फेजिया, लेकिन रिपीटेशन इज़ इंटैक्ट, तो इसमें मतलब रिपीटेशन इंटैक्ट रहेगी। लैंग्वेज का जो नेटवर्क है ना, मैंने कहा ना कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, लैंग्वेज नेटवर्क इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द प्री फ्रंटल एरियाज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो इनको नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी, यानी इनको स्पीच इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी होगी,
ठीक है। इनकी स्पॉन्टेनियस स्पीच लिमिटेड होगी, एफर्टफुल होगी, स्लो होगी, उसमें लॉन्ग पॉजेज होंगे और आउटपुट भी रिड्यूस्ड होगा। यहाँ पर मैंने कहा कि इसमें याद रखें रिपीटेशन स्किल्स जो हैं वो इंटैक्ट होंगी। ये इसका ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया का डिफाइनिंग फीचर होता है, ठीक है। और यही की डिफरेंशिएटर है जो इसको ब्रोकास एफेजिया से डिफरेंशिएट करता है कि इसमें रिपीटेशन इंटैक्ट है, यानी पेशेंट जो है ना लॉन्ग ऑफन रिपीट करेगा लॉन्ग कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस को एफर्टलेसली ही करेगा विदाउट एरर, ठीक है। लेकिन उसको ये स्ट्रगल हो रही है अपनी स्पॉन्टेनियस स्पीच प्रोड्यूस करने में, लेकिन स्ट्रगल है, ठीक है। इसके अलावा इनकी ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, समझ पाएंगे स्पोकन लैंग्वेज को, और राइटिंग और रीडिंग अलाउड में भी डिफ़िकल्टी होगी, लिखने में और पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि वो भी मोटर नेचर ऑफ एफेजिया के साथ कंसिस्टेंट होता है। इकोलेलिया, इसमें ना इकोलेलिया होता है, याद रखिएगा, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया में पैरट की तरह रिपीटेशन करेंगे जो भी ये सुनेंगे, ठीक है। तो ये सिम्टम है ऑफ देयर डिफ़िकल्टी विद द स्पॉन्टेनियस स्पीच, यानी तोते की तरह उस बात को बार बार रिपीट करेंगे। तो इसी वजह से इनकी स्पॉन्टेनियस स्पीच में इसीलिए मसला है। कॉज याद रखिएगा कि इसमें ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया जो है इसकी मोस्ट कॉमन वजह तो स्ट्रोक है, जिसमें वाटरशेड एरिया ब्रेन का अफेक्ट हुआ है सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो स्ट्रोक हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा या डिजेनरेटिव डिजीज़। ब्रोकास से डिफरेंशिएशन यही है कि इसमें रिपीटेशन इंटैक्ट है, ब्रोकास में रिपीटेशन इम्पेयर हो जाती है। अगला है ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी डिस्फेजिया। अच्छा, ट्रांसकॉर्टिकल फिर सेंसरी डिस्फेजिया है, ये था ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया, टीएमडी, अब टीएसडी। ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी डिस्फेजिया को ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया भी कहते हैं, और यहाँ पर ये नॉन फ्लुएंट एफेजिया था, लेकिन सेंसरी वाला फ्लुएंट एफेजिया है, यानी इसमें ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन में इम्पेयरमेंट हुई है और नेमिंग में, ठीक है, ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन एंड नेमिंग, लेकिन इसमें भी रिपीटेशन स्किल्स प्रिजर्व नहीं होंगी। यहाँ पे एक्चुअली जो ब्रेन का पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल लोब डैमेज हुआ है इन द वाटरशेड एरिया, जो कि वर्निकीज एरिया को सराउंड कर रहा होता है, वो एरिया डैमेज हुआ है, ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल लोब वर्निकीज एरिया के पास, लेकिन डायरेक्टली वर्निकीज एरिया अफेक्ट नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। उसका सराउंडिंग वाटरशेड एरिया जो उसको सराउंड कर रहा होता है वो डैमेज होता है। तो इसमें होगा क्या कि मतलब रिपीटेशन इंटैक्ट है, होगी फ्लुएंट स्पीच, वहाँ नॉन फ्लुएंट थी, यहाँ फ्लुएंट है, क्योंकि ये फ्लुएंटली ही बोलेंगे, नॉर्मल रेट होगा स्पीच का, रिदम, इंटोनेशन, ठीक है। लेकिन इसमें मीनिंगफुल कंटेंट नहीं होगा, पैराफेजियाज होंगे, नियोलॉजिज्म्स और वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज़। अच्छा, एक और बात कि सेंसरी है तो इसमें ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन पुअर है, ये इसका हाल मार्क है ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी डिस्फेजिया का, कि इसमें पुअर ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन है, इनको यानी स्पोकन लैंग्वेज को समझने में डिफ़िकल्टी होती है, सिंपल कमांड से लेके कॉम्प्लेक्स कन्वर्जेशन तक। तो इसको हम कहते हैं इकोलेलिया, इसकी वजह से फिर फिनोमेना होता है इकोलेलिया, जिसमें ये कंपल्सिवली रिपीट कर रहे होंगे, जो आगे वाला पर्सन बोल रहा है उन्हीं वर्ड्स को ये पेशेंट्स रिपीट कर रहे होंगे और उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बस रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर इकोलेलिया हो रहा है। हॉलमार्क इसका ये है कि इसमें ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन पुअर है, ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स समझ नहीं पा रहे, लेकिन उनको वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, और मतलब रिपीटेशन इनकी इंटैक्ट है, कि डिस्पाइट इनकी कॉम्प्रिहेंशन तो पुअर है, लेकिन ये वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं सेंटेंसेस को विदाउट एरर, और इकोलेलिया हो रहा है कि वर्ड्स को रिपीट किए जा रहे हैं। रीडिंग और राइटिंग डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ, और लैक ऑफ अवेयरनेस होगी, ठीक है। ये मतलब अपने लैंग्वेज डेफिसिट के बारे में अवेयर नहीं होंगे कि हमें ये मसला है लैंग्वेज का, तो ये इनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है और ये कम्युनिकेट करने में भी इनको मुश्किल होगी। उसके बाद एक कंडीशन आती है, यहाँ पे इस तरह यही लिखा है कि सेंसरी डिस्फेजिया की तरह सिमिलर ही है, लेकिन इसमें रिपीटेशन इंटैक्ट है। लैंग्वेज नेटवर्क क्या होता है कि जो लैंग्वेज नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट हो गया है अदर एसोसिएटेड टेम्पोरो पैराइटल एसोसिएशन एरियाज के साथ, ठीक है। अगला है आइसोलेशन डिस्फेजिया, इसको हम मिक्स्ड ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया भी कहते हैं, ठीक है। ये रेयर और सिवियर फॉर्म है एफेजिया की, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है नियर टोटल इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस स्पीच, एंड साथ में सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट भी होगी इन द ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन, जबकि इसमें रिपीटेशन की एबिलिटी रिमार्केबली प्रिजर्व्ड ही रहेगी। ये कंडीशन क्यों होती है? दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय वाइड स्प्रेड डैमेज टू ब्रेन्स वाटरशेड एरिया, ठीक है, वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ वाटरशेड एरिया को, जिसकी वजह से उसने जो है इफ वो
इफेक्टिवली आइसोलेट कर देता है पेरिसिल्वियन लैंग्वेज एरिया को, ठीक है, पेरिसिल्वियन लैंग्वेज एरिया को उसने फिर आइसोलेट कर दिया है, जिसमें ब्रोकास, वर्निकीज एरिया और आर्कोइड फेसिकुलस आ जाता है, उनको उसने आइसोलेट कर दिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो ये है आइसोलेशन डिस्फेजिया, जिसको हम मिक्स्ड ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, इसमें प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट होता है स्पॉन्टेनियस स्पीच का, यानी इस आइसोलेशन डिस्फेजिया में इनकी लिटिल टू नो स्पॉन्टेनियस स्पीच होगी और ये म्यूट होंगे या फिर सिर्फ कुछ ही वर्ड्स जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे विद ग्रेट एफर्ट। इसके अलावा इनको ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन डेफिसिट भी सीवियर किस्म का होगा, यानी ये स्पोकन लैंग्वेज को समझने में भी इनको सीवियरली इम्पेयरमेंट है, तो नहीं समझ पाएंगे सिंपल कमांड्स को, और सब नहीं फॉलो करेंगे, ना ही कन्वर्जेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें हो रही हैं, ना बोल पा रहा है ना समझ पा रहा है, क्योंकि मिक्स्ड है। इसके अलावा रिपीटेशन इंटैक्ट है, ये इसका यूनिक फीचर है कि ना तो स्पॉन्टेनियसली स्पीक कर रहे हैं या लैंग्वेज को भी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन ये वर्ड्स को रिपीट करेंगे, फ्रेजेस को, इवन लॉन्ग सेंटेंसेस को, ठीक है। नेमिंग इम्पेयर हुई है, ऑब्जेक्ट्स को नेम नहीं कर पाएंगे, रीडिंग और राइटिंग भी इम्पेयर हुई है। कॉम्प्रीहेंशन इज सिवियरली इम्पेयर्ड, नो पर्पसफुल स्पीच आउटपुट, पेशेंट में रिपीट द हर्ड स्पीच, यानी इको ले लिया होगा। लैंग्वेज नेटवर्क इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो इसके अलावा वाटर शेड एरिया जो है ना ब्रेन का, वो अफेक्ट हुआ है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब आ जाए कि अच्छा, वैसे ये हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी में भी हमें मिलता है मिक्स्ड वाला। वाइड स्प्रेड अगर सेरेब्रल इन्फार्क्ट हो, यानी मल्टीपल स्ट्रोक्स हों अगर वाटर शेड एरिया में, ट्रॉमेटिक इंजरी और एडवांस न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ में। अब आए एनोमिक डिस्फेजिया। अब एनोमिक डिस्फेजिया को हम एनोमिक एफेजिया भी कहते हैं। ये एक फ्लुएंट टाइप ऑफ स्पीच एफेजिया होता है, फ्लुएंट है, जिसमें परसिस्टेंट और सिवियर डिफ़िकल्टी होगी विथ वर्ड फाइंडिंग, ठीक है। यानी इन इंडिविजुअल्स को ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, बोलेंगे भी फ्लुएंटली, लेकिन इनको स्ट्रगल होगी टू रिट्राइव स्पेसिफिक नाउन्स एंड वर्ब्स, ठीक है। तो इसकी वजह से इनमें इनकी स्पीच में फ्रीक्वेंट पॉजेज होंगे, सर्कमलोक्यूशन यानी टॉकिंग अराउंड द वर्ड, और फिलर वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी है, एनोमिया है, सही जो वर्ड्स यूज़ करने हैं नाउन्स वगैरह वो नहीं बोल पाएंगे, यानी जब हम उसको कहेंगे कि इसका नाम बताएं कन्वर्जेशन में या किसी भी चीज़ को नेम करते वक्त उनको लफ्ज़ नहीं आ रहा होगा, तो बस ऐसे बोलेंगे, आई नीड दैट थिंग टू ओपन दिस, इस तरह बोल रहे होंगे, इंस्टेड कि आई नीड द की टू ओपन दिस। की चाहिए ना, चाबी चाहिए इसको ओपन करने के लिए, वो चाबी नहीं बोल रहा, आई नीड दैट थिंग टू ओपन दिस, इस तरह, मतलब वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी एनोमिया है। इसके अलावा स्पीच फ्लुएंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लॉन्ग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस ही बोल रहे होंगे, तो स्पीच इनकी फ्लुएंट है, लेकिन बस उसमें मीनिंगफुल कंटेंट नहीं होगा क्योंकि एनोमिया है, वर्ड्स उनको सही नहीं मिल रहे बोलने के लिए। ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन भी इनकी इंटैक्ट है, समझेंगे बिल्कुल स्पोकन लैंग्वेज को, रिपीटेशन भी इंटैक्ट होगी। रीडिंग राइटिंग जो है ये लेकिन इसमें अफेक्ट हो सकती है। मिनिमल डिसफंक्शन सिंड्रोम ऑफ लैंग्वेज नेटवर्क, डिफिकल्टी इन नेमिंग, स्पीच इज़ फ्लुएंट बट डेफिशिएंट इन द नाउन्स एंड वर्ब्स, इट इज़ पैराफेजिक, सर्कमलोक्यूशंस एंड यूनिफॉर्मेटिव। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन लैंग्वेज डिस्टर्बेंस सीन इन द हेड ट्रॉमा, ठीक है। हेड ट्रॉमा में ये एनोमिक डिस्फेजिया होता है, मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी और एल्ज़ाइमर डिजीज़ में, ठीक है। इसमें एक्चुअली ना जो स्पेशली कुछ पार्ट्स हैं ब्रेन के वो डैमेज होते हैं, इंक्लूडिंग एंगुलर गायरस, टेम्पोरल लोब या फ्रंटल लोब, ठीक है। तो ये रेजिडुअल सिम्टम भी हो सकता है किसी मोर सिवियर एफेजिया का, जैसे पर्सन रिकवर कर रहा है तो पीछे उसको रेजिडुअल सिम्टम में ये हो सकता है। मेन वजह स्ट्रोक, ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, यही है। फिर आता है प्योर वर्ड डेफनेस। प्योर वर्ड डेफनेस में कह रहा है कि सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में लेशन है, PWD इसको कहते हैं, या हम ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया भी कहते हैं, ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया या प्योर वर्ड डेफनेस। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन मतलब साउंड्स को सुनेगा लेकिन उसको स्पोकन लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा, तो एग्नोसिया की ही एक फॉर्म है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। बहरे नहीं होंगे ये, हेयरिंग इनकी लेकिन इंटैक्ट है, लेकिन ब्रेन उस स्पोकन वर्ड को प्रोसेस नहीं कर पा रहा और उसका मीनिंग समझ नहीं पा रहा, उसको असाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्योर वर्ड डेफनेस। तो इसमें होगा ये कि सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में लेशन होती है, इस वजह से होता है,
ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन कांट बी कन्वे टू द लैंग्वेज नेटवर्क, वहाँ लैंग्वेज नेटवर्क पास वो इन्फॉर्मेशन जा नहीं रही. पेशेंट रिएक्ट टू द स्पीच एज इफ इट वर इन अलाइन टंग, अदरवाइज ही कैन स्पीक, रीड एंड राइट नॉर्मली. पेशेंट रिएक्ट्स नॉर्मली टू द एनवायरमेंटल साउंड एंड अदरवाइज हैज़ नॉर्मल हेयरिंग, यानी हेयरिंग इंटैक्ट है, याद रखिएगा, लेकिन इसमें स्पीच को कॉम्प्रीहेंड करने में इनेबिलिटी है. यही इसका प्रोमिनेंट सिम्टम होता है प्योर वर्ड डेफनेस का. सुनते सही है लेकिन उसको नॉन स्पीच साउंड्स को जो है ये, जैसे कि डॉग बार्किंग, अच्छा यानी इसमें कॉम्प्रीहेंड, स्पीच की कॉम्प्रीहेंशन का मसला है, इनेबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, कि मतलब ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे जो बोला जा रहा है. स्पोकन वर्ड साउंड्स लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज और अ मीनिंगलेस नॉइज़, जो भी हम इनको बोलेंगे तो वो उनको एज अ फॉरेन लैंग्वेज होगा, क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा, मीनिंगलेस साउंड लग रही होगी. ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन वो इंटरप्रेट नहीं हो रही. हेयरिंग इंटैक्ट है, ठीक है, सिर्फ समझ नहीं पा रहा. जैसे अगर डॉग बार्क कर रहा है, फ़ोन रिंग कर रहा है, म्यूज़िक वगैरह, ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन वो अगर कोई कमांड दिया जाता है या कोई बात बोली जाती है तो उसको समझने में मसला होता है. ठीक है, और स्पीच इनकी सही होगी, बोलने में बिल्कुल फ्लुएंट होंगे, रीडिंग राइटिंग भी सही है, रिपीटेशन में डिफ़िकल्टी है क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे ना क्या इनको बोला जा रहा है प्योर वर्ड डिस्फेजिया में, डेफनेस में, तो ये वर्ड्स को रिपीट नहीं कर पाएंगे या सेंटेंसेस जो हम इनको बोलेंगे. वजह यही है कि इसमें स्ट्रोक वगैरह और बायलेटरल सुपीरियर टेम्पोरल गायराए जो है ना, उनमें स्पेसिफिकली डैमेज होता है टेम्पोरल लोब में, या फिर वो कनेक्शन जो वर्निकीज़ को ऑडिटरी डिस्कनेक्ट हो गया ऑडिटरी कॉर्टेक्स फ्रॉम द वर्निकीज़ एरिया. ठीक है, जबकि प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस क्या है, ये था प्योर वर्ड डेफनेस, सुनाई दे रहा है लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा. प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस में एलेक्सिया विदाउट एग्राफिया, एक्चुअली इसको एलेक्सिया विदाउट एग्राफिया भी कहते हैं या प्योर एलेक्सिया भी कह सकते हैं. रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन जो है उसकी एबिलिटी टू रीड रिटन वर्ड्स, जो चीज़ लिखी हुई है उसको रीड करने में उनको मसला है, लेकिन रिटेन्स द एबिलिटी टू राइट, यानी लिख लेता है, जो चीज़ लिखी हुई है उसको पढ़ने में मसला है. ठीक है, तो ये एक फैसिनेटिंग किस्म का डिसकनेक्शन सिंड्रोम है क्योंकि ब्रेन का लैंग्वेज सेंटर इसमें इंटैक्ट पड़ा हुआ है लेकिन वो विजुअल इन्फॉर्मेशन के साथ कट ऑफ हो गया है जो हमें लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए चाहिए होता है. ठीक है, विजुअल के साथ. तो इसमें है मसला क्या है, इनएबिलिटी टू रीड. अच्छा पहले इसको रीड कर लें कि लेजन इन द लेफ्ट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में देखें है, ब्लाइंडनेस है ना, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में लेजन होती है और स्प्लीनियम में, स्प्लीनियम जो है कॉर्पस कैलोसम का ही पोस्टीरियर पार्ट होता है. तो इसमें पेशेंट को राइट हेमी एनोपिया होगा. पेशेंट रिएक्ट्स इफ़ ही इज़ कम्प्लीटली इलिटरेट एंड व्हेन आस्क्ड टू रीड, मतलब जब हम बोलेंगे कि ये चीज़ पढ़ के दिखाएं तो वो बिल्कुल ऐसे महसूस होगा कि बिल्कुल ये अनपढ़ है, बाकी अदरवाइज तो उसकी स्पीच नॉर्मल होगी, जो लिखी हुई चीज़ है वो नहीं पढ़ पा रहा. ठीक है, तो वर्ड ब्लाइंडनेस है, प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस. ही कैन मैच द कलर्स बट कांट नेम देम, तो कलर एनोमिया भी होगा. तो याद रखिए की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो रीड नहीं कर पा रहा प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस में, एलेक्सिया में लेटर्स वर्ड्स को पढ़ नहीं पाता और उनका मीनिंग उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स उसको फॉरेन लग रहे होते हैं, जंबल ऑफ सिंबल्स. इसके अलावा राइटिंग इनकी प्रिजर्व्ड है, यानी लिखेंगे, खुद लिखेंगे तो नॉर्मली लिख लेंगे स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, और स्पोकन लैंग्वेज भी इनकी इंटैक्ट है, स्पीच वगैरह, ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें सही हैं, सलामत है, कम्प्लीटली प्रिजर्व्ड है, फ्लुएंटली ये बोल लेंगे, हर चीज़ समझ लेंगे. ठीक है, लेकिन अपने ही फिर लिख भी लेंगे लेकिन अपने ही लिखे हुए वर्ड्स फिर पढ़ नहीं पा रहे, तो प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस है. यानी ये इसका हाल मार्क है कि अपने ही लिखे हुए वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे, सेंटेंस लिख लेंगे लेकिन कुछ मोमेंट्स के बाद वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे कि मैंने लिखा क्या है ये. अच्छा कुछ केसेस में ना ये इंडिविजुअल्स हर एक लेटर को वन टाइम रीड कर पाएगा और उसको साउंड करने की कोशिश करेगा, यानी लेटर बाय लेटर रीडिंग कर सकता है. वैसे ये प्रोसेस वेरी स्लो होता है, एफर्टफुल होता है और ये मुश्किल हो जाता है विद द लॉन्गर वर्ड्स. तो उसमें लेजन याद रखिएगा कि लेफ़्ट विजुअल कॉर्टेक्स में जो है डैमेज होता है प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस में, जो लेफ़्ट विजुअल कॉर्टेक्स है. ठीक है, तो लेफ़्ट विजुअल कॉर्टेक्स अगर डैमेज हुआ है तो उससे विजुअल इन्फॉर्मेशन राइट विजुअल फील्ड वाली प्रोसेस नहीं हो रही और ब्रेन के लैंग्वेज सेंटर तक जा नहीं पा रही.
ठीक है, राइट विजुअल फील्ड वाली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लेजन लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स में। दूसरा मैंने कहा स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम डैमेज हुआ है। ये थिक बैंड ही होता है नर्व फाइबर्स का जो दो ब्रेन हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, कॉर्पस कैलोसम। तो उसका स्प्लीनियम का पोस्टीरियर पार्ट जो है ये डैमेज हुआ है, तो उससे विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है फ्रॉम द राइट विजुअल कॉर्टेक्स विच इज़ फेड बाय द लेफ्ट विजुअल फील्ड फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर टू द लैंग्वेज सेंटर इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो प्रिवेंट हुई है। ठीक है, तो इसमें ये दो स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स हैं जो प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस में डैमेज होते हैं, लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स और स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। स्प्लीनियम वाला फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स वाला फिर राइट को देता है। ठीक है, तो इससे कलेक्टिवली क्या हुआ, दोनों में लेजन है, तो इससे विजुअल इन्फॉर्मेशन दोनों आइज़ की लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज एरिया में रीच नहीं कर पा रही, और इसकी मोस्ट कॉमन वजह है डुअल डैमेज की स्ट्रोक जो कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक हो गया। उसके बाद अगला है डिसआर्थरिया। यहाँ तक स्पीच में सारे हमने जो है डिस्फेजियाज डिस्कस किए। ठीक है, मोटर डिस्फेजिया, सेंसरी, ग्लोबल, कंडक्शन, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी डिस्फेजिया, आइसोलेशन डिस्फेजिया, एनोमिक डिस्फेजिया, प्योर वर्ड डेफनेस, प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस। तो डिस्फेजिया कंप्लीट हुए। अब आ जाते हैं डिसआर्थरिया पे। डिसआर्थरिया का मतलब है कि आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो दो जो इम्पॉर्टेंट डिसआर्थरिया हैं उसमें आप याद रखें, एक है स्कैनिंग स्पीच एंड स्लरिंग स्पीच। ठीक है, बोलने में जो आर्टिकुलेशन होती है उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसको डिसआर्थरिया कहते हैं। स्कैनिंग स्पीच में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना स्लोली प्रोनाउंसिएटिंग ईच सिलेबल सेपरेटली, ऐसे बोल रहा होगा कि स्लोली प्रोनाउंसिएट कर रहा होगा हर एक सिलेबल को सेपरेटली, यानी कि वो आर्टिलरी को कैसे बोलेगा, ये आर्टिलरी लफ्ज़ है तो उसको ऐसे बोलेगा आर्टिलरी। ठीक है, तो उसको स्कैनिंग स्पीच कहते हैं, यानी हर सिलेबल को अलग सेपरेटली और स्लोली प्रोनाउंसिएट करना। तो सेरिबेलर डिसफंक्शन में याद रखें इस तरह स्कैनिंग स्पीच होगी। स्कैनिंग में आपने भूलना नहीं है, हर एक वर्ड को अलग अलग प्रोनाउंसिएट करेगा। फिर स्लरिंग ऑफ स्पीच क्या है, इसमें प्रोनाउंसिएशन इम्प्रिसाइज होगी, स्लर्ड होगी। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बोलेगा, ब्रज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यानी इसमें इम्प्रिसाइज है, स्लर्ड स्पीच है, ब्रज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्लर्ड है ना, क्लियर नहीं है, तो ये बल्बर और सुप्रा न्यूक्लियर बल्बर पाल्सी जो है, जिसको सूडो बल्बर पाल्सी कहते हैं, उसमें स्लरिंग ऑफ स्पीच होती है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये दोनों डिसआर्थरिया की ही टाइप्स हैं, यानी मोटर स्पीच डिसऑर्डर हैं जिसमें मसल वीकनेस होती है या मसल की पुअर कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, आर्टिकुलेशन में यानी मसला है। तो स्कैनिंग स्पीच में याद रखिए लफ्ज़ तोड़ के बोलेगा पेशेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है अपोलॉजी, तो अपोलॉजी, तो बीच बीच में पॉजेज आएंगे और इस तरह से स्कैनिंग स्पीच। ये अटैक्सिक डिसआर्थरिया का एक क्लासिक सिम्टम है जिसमें सेरिबेलम डैमेज होता है। ठीक है, तो कंडीशन जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह में हमें मिलता है। बल्कि स्लर्ड स्पीच में कैसे है, ये भी डिसआर्थरिया है जिसमें अनक्लियर इनडिस्टिंक्ट मशी किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, स्लर्ड वॉइसेस वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ब्रेन स्टेम भी डैमेज हो सकता है, पेरिफेरल नर्व्स वगैरह, तो ये भी स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, पार्किंसन डिजीज़ या अल्कोहल ड्रग्स की इंटॉक्सिकेशन, उनमें इस तरह की स्लर्ड स्पीच होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक पेशेंट है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में उसको स्कैनिंग स्पीच हुई है, तो अब देखिए वो किस तरह बोलेगा। Well, about 2 weeks ago, I woke up, I know my body wasn't feeling right. I started stuttering and my words kind of slurred. ठीक है, तो ये इस तरह से स्कैनिंग ऑफ स्पीच है। ठीक है, पॉजेज हैं बीच में मल्टीपल। अब उसके बाद देखें आ जाए मिसकेलेनियस स्पीच डिसऑर्डर्स कौन से हैं बाकी। सबसे पहला स्टैमरिंग। स्टैमरिंग क्या है, देयर इज़ एब्रप्ट हाल्ट इन द स्पीच एंड इज़ अकम्पनीड बाय रिपीटेटिव अटरेंस ऑफ साउंड्स और सिलेबल्स। ठीक है, बार बार उन्हीं वर्ड्स को रिपीटेटिव अटर करेगा, साउंड्स को या सिलेबल्स को। इट इज़ कॉमन इन बॉयज़ एंड इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। ठीक है, बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है और इसमें ऑर्गेनिक कोई न्यूरोलॉजिक डिजीज़ नहीं होती। स्टैमरिंग जो है ना, इसको स्टटरिंग भी कहते हैं। तो नॉर्मल फ्लो और रिदम स्पीच की डिसरप्ट हो जाती है इस स्पीच डिसऑर्डर में।
मतलब इनवॉलेंट्री रिपीटेशन कर रहा है, उसके इख्तियार में नहीं है, इनवॉलेंटरीली वो साउंड्स को या सिलेबल्स को रिपीट करेगा बार बार। लड़खड़ाहट होती है जिसको, लड़खड़ाहट तो नहीं कहते, मतलब हकलाना जिसको कहते हैं, ठीक है, बार बार वर्ड्स को जो है रिपीट करेंगे। और स्ट्रेचिंग द साउंड्स या कम्प्लीटली स्टॉप और ब्लॉक ऑन वर्ड। इसके अलावा है दूसरा ब्रेडिलेलिया। ब्रेडिलेलिया को स्पेल्ड ब्रेडिलेलिया भी कहते हैं। स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मली स्लो रेट होता है स्पीच का, ठीक है। ब्रेडी का मतलब ही स्लो है, ग्रीक वर्ड है ब्रेडिलेलिया, स्लो, लेलिया मीन्स स्पीच। तो अनलाइक द स्टैमरिंग जिसमें फ्रीक्वेंसी डिसरप्ट हुई थी, यहाँ जो है ब्रेडिलेलिया में, ब्रेडिलेलिया इज़ अ कंसिस्टेंट एंड नोटिसेबल स्लोनेस इन द स्पीच ऑफ द वर्बल एक्सप्रेशन, ठीक है। स्पीच जो है वो स्ट्रेंड साउंड होगी, मोनोटोनस होगी, या उसमें लॉन्ग पॉजेज होंगे बिटवीन दी वर्ड्स। तो स्पीच इज़ अनड्यूली स्लो, जैसे ये मिक्सड में हमें इस तरह की स्लो स्पीच मिलती है जिसको हम ब्रेडिलेलिया कहते हैं, ठीक हो गया। यानी पॉजेज होंगे बार बार उनकी स्पीच में वर्ड्स के दरमियान, राइट वर्ड्स बोलने में भी मुश्किल होगी, मोनोटोन वॉइस होगी, यानी रिदम नहीं है, एंटोनेशन नहीं है वॉइस में, मोनोटोन वॉइस है, तो उसको कहेंगे ब्रेडिलेलिया। दूसरा इकोलेलिया क्या है, अभी मैंने आपको बताया, इनवॉलेंट्री रिपीटेशन अगर कर रहा है अनदर पर्सन की वोकलाइजेशन को या साउंड को रिपीट करना जो उसने सुना, तो ये इसको इकोलेलिया कहते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक कंडीशन का यह सिम्टम है जिसमें पर्सन रिपीट कर रहा है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, जेस्चर्स को। दो तरह के होते हैं वैसे, इमीडिएट इकोलेलिया होता है, डिलेड इकोलेलिया। इमीडिएट में मतलब जो चीज़ इमीडिएटली उसने सुनी उसको वो रिपीट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कह रहा है डू यू वांट अ कुकी, तो पर्सन जो है इकोलेलिया वाला वो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वो भी कहेगा डू यू वांट अ कुकी, ठीक है। तो इसको इमीडिएट इकोलेलिया। डिलेड में क्या है, वर्ड, फ्रेजेस या साउंड्स जो उसने सुनी पहले जो सुनी, तो घंटों, दिनों या इवन सालों के बाद वो उसको रिपीट करेगा, ठीक है। तो मूवी की कोई लाइन या कन्वर्जेशन जो उसने पहले कभी सुनी है तो वो उसको रिपीट करेगा, उसको कहेंगे डिलेड इकोलेलिया। अब देखिए चाइल्डहुड में इकोलेलिया भी डेवलप करता है, नॉर्मल है ये, लैंग्वेज डेवलपमेंट यंग बच्चों में हमने देखा है वो रिपीट करते हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, 1 से 3 साल के बच्चे, ठीक है। तो ये जब सीख रहे होते हैं स्पीक एंड कम्युनिकेट करना, तो उनमें ये वैसे हमें नॉर्मली मिलता है। लेकिन इस एज के बियॉन्ड अगर हमें मिल रहा है 1 से 3 साल के बाद, डेवलपमेंटल स्टेज के बाद परसिस्ट कर रहा है बच्चे में इकोलेलिया, तो ये एबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है। फिर वो वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है ब्रेन को। वैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में भी ये कॉमन देखा गया इकोलेलिया, टूरेट सिंड्रोम में जिसमें टिक्स होती हैं, और एफेजिया में, स्किज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू हो सकता है। पैलिलेलिया क्या है, पैलिलेलिया पेशेंट रिपीट्स लास्ट सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड ऑफ हिज ओन स्पीच, अपनी स्पीच का आखिरी वर्ड, आखिरी सेंटेंस जो है ना वो रिपीट करेगा, ठीक है। इट अकर इन एक्सटेंसिव सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज एंड पोस्ट एनसेफेलिटिक पार्किनिज्म, यानी ऐसा स्पीच डिसऑर्डर है इनवॉलेंट्री कंपल्सिव रिपीटेशन अपने ही वर्ड या फ्रेजेस की। तो पहली मतलब अगेन, लेलिया मतलब स्पीच, तो इनवॉलेंट्री रिपीटेशन कर रहा है, अपनी स्पीच को रिपीट कर रहा है जो उसने बोला है, किसी और की नहीं करेगा, अपनी ही स्पीच को करेगा, तो उसको पैलिलेलिया कहेंगे, ठीक है। इसकी क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक है पैलिलेलिया की कि रिपीटेशन जो है ना वो फास्टर होती है, क्वाइटर होती है, ठीक है। कभी कभार बिल्कुल विस्पर जितनी वो है वो रिपीटेशन कर रहा है। होल वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस, या इवन इंटायर सेंटेंस को भी रिपीट कर सकता है, सिर्फ साउंड्स या वर्ड्स नहीं होंगे, सेंटेंस भी हो सकता है। तो कॉजेज़ इसके यही हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसमें बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व हो सकता है, फ्रंटल लोब जो मोटर कंट्रोल को और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो एक तो टूरेट सिंड्रोम में हमें मिलता है पैलिलेलिया, पार्किंसन डिजीज़ में प्रोग्रेसिव सुपरान्यूक्लियर पाल्सी, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो गया, या ब्रेन इंजरी, ठीक है, जिस तरह से भी लिखा है एन्सेफेलिटिक पार्किंसनिज्म और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़। तो यहाँ पर कंप्लीट हुई स्पीच डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसआर्थरिया हमने देखा, पहले स्पीच में हमने सारे देखे, पहले डिस्फेजिया डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर डिसआर्थरिया में मैंने स्कैनिंग एंड स्लर्ड स्पीच बताई और ये कुछ मिसक्लेनियस स्पीच डिसऑर्डर। अब जो थर्ड कंपोनेंट है वो है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। डिस्फोनिया में क्या होता है कि वॉइस जो है हमारी, हमें पता है कि वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो डिस्फोनिया वैसे वॉइस का ही डिसऑर्डर है, ठीक है, एबनॉर्मल साउंडिंग वॉइस। तो ये एक सिम्टम है, ठीक है, अंडरलाइन किसी इशू का जो वोकल कॉर्ड इन द लैरिंग्स को अफेक्ट कर रहा है, उसका कोई सिम्टम हो सकता है।
तो इसमें बहुत से सिम्टम हो सकते हैं, यानी उसकी हॉर्सनेस होगी या रेस्पी वॉइस, वीक स्ट्रेन्ड वॉइस हो सकती है, पिच चेंज हो सकती है, मतलब वॉइस का कोई भी इशू, पिच चेंज हो जाए या एबनॉर्मल वोकल टोन हो, वोकल फटीग या बात करते वक्त पेन होना, तो डिस्फोनिया में आ जाते हैं ये सब। डिस्फोनिया चेंज इन द क्वालिटी या लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइस, लैरिंजाइटिस में मिल सकता है, या जब वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो जाए, तो मतलब सारा वोकल कॉर्ड से रिलेटेड है, वॉइस से रिलेटेड है, लैरिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल 10th नर्व पाल्सी में वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गए वेगस की वजह से। मोस्ट कॉमन इसकी कॉज है कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस यानी एफोनिया इन द हिस्टेरिया। इट कैन आल्सो बी ड्यू टू द बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो बहुत सी वजूहत हैं जिसमें वोकल अब्यूज़ की वजह से भी ये हो सकता है। लैरिंजियल डिसऑर्डर्स, लैरिंजाइटिस, नोड्यूल, पोलिप्स, सिस्ट हो जाए वोकल कॉर्ड में, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, स्पाज्मोडिक डिस्फेजिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज़, इसमें भी ये डिस्फोनिया मिल सकता है। गर्ड में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्फोनिया। अब आ जाए कि हमने एग्जामिनेशन कैसे करनी है स्पीच की। ठीक है, पेशेंट की स्पीच एग्जामिनेशन कैसे होगी कि हमने पेशेंट की स्पीच पे कंसंट्रेट करना है। स्पीच की एग्जामिनेशन करते हुए पेशेंट की स्पीच पे हमने कंसंट्रेट करना होता है जब हम पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री टॉकिंग के दौरान, या फिर हम उससे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो बोले। ठीक है, तो ताकि हम फिर उसकी स्पीच नोट करें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए और उसकी हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है नोट स्पॉन्टेनियस स्पीच एंड इट्स कंटेंट, यानी उसकी स्पॉन्टेनियस स्पीच पहले हम देखेंगे और उसके कंटेंट चेक करेंगे। नंबर 1, पेशेंट इज़ स्पीकिंग फ्लुएंटली बट कंटेंट ऑफ हिज स्पीच डजंट मेक सेंस। बोल तो फ्लुएंटली सही से रहा है, सही फ्लुएंटली बोल रहा है, लेकिन उसकी स्पीच में कंटेंट कोई सेंस नहीं बना रहे, यानी स्पीच इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, कोई सेंस नहीं बन रही। तो हम उससे उसका नेम पूछेंगे। अगर वो उसको आंसर नहीं कर रहा तो हम उसको कहेंगे कि अपनी आंखें बंद करें। तो अगर उसने ये कमांड ओबे किया है तो इसका मतलब है उसको वर्निकीज डिस्फेजिया है। ठीक है, यानी हमने नाम पूछा तो वो उसने नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसने समझाया कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं वर्निकीज डिस्फेजिया को और ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी डिस्फेजिया को। ठीक है, तो यानी पेशेंट जो है जिसकी इनकॉम्प्रिहेंसिबल स्पीच है लेकिन है फ्लुएंट स्पीच। ठीक है, तो उसको हमने पहले कहना है कि अपना नाम बताए। अगर जिसको अगर लैंग्वेज डेफिसिट होगा तो वो सही से जवाब नहीं देगा, तो हम उसको सिंपल कमांड देंगे, अच्छा फिर आप अपनी आंखें बंद करें। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है इसको डिफ्रेंशिएट करने में कि हम नाम तो उसने नहीं बताया तो हम कहेंगे अपनी आंखें बंद करें। वर्निकीज अगर डिस्फेजिया होगा तो पेशेंट अपना कमांड ओबे करेगा। ठीक है, अगर उसने हाँ आंखें बंद कर ली तो उसका मतलब है उसको वर्निकीज डिस्फेजिया है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में सीवियर इम्पेयरमेंट होती है। ये की फीचर होता है वर्निकीज डिस्फेजिया का कि पर्सन जो है वो सिंपल वर्ड्स को रिपीट नहीं कर पाता, ऑब्जेक्ट्स को नेम नहीं कर पाता और ना ही रीड एंड राइट। लेकिन स्पोकन लैंग्वेज को वो मतलब समझ नहीं पा रहा कि हमने उनको बोला कि अपना नाम बताएं, तो स्पोकन लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाते। ठीक है, लेकिन वो नॉन वर्बल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अपनी आंखें बंद करने का कहा तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ उसकी इंटैक्ट है। ठीक है, अच्छा फिर अब ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी डिस्फेजिया अगर होता तो है वो बिल्कुल वर्निकीज डिस्फेजिया की ही तरह, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें पर्सन की रिपीटिशन की एबिलिटी जो है वो इंटैक्ट होती है ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी डिस्फेजिया में। यानी हम जो वर्ड्स को बोलेंगे, वर्ड या फ्रेज़, तो वो उसको समझ तो नहीं पाएगा, उसका मतलब भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन उस वर्ड को रिपीट कर रहा होगा। जिस तरह हमने कहा ना कि अपना नाम बताएं, तो समझ तो उसको नहीं आया, लेकिन अगर ट्रांसकॉर्टिकल होता तो वो भी यही बोल रहा होता कि अपना नाम बताएं। ठीक है, तो उसमें रिपीटेशन इंटैक्ट होती है ट्रांसकॉर्टिकल में। दूसरा इसने बताया है कि अगर उसने जो है अपनी आंखें बंद नहीं की, ठीक है, इफ़ ही डजंट क्लोज हिज आइज़ ही इज़ कन्फ्यूज्ड और हैज़ साइकियाट्रिक इलनेस। ठीक है, कंफ्यूज हो सकता है इसी वजह से, या फिर उसने कमांड ओबे नहीं किया तो उसको कोई साइकियाट्रिक इलनेस हो सकती है या कोई और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक हो गया। देन नंबर 2, पेशेंट इज़ क्वाइट, आस्क हिम हिज नेम। पेशेंट खामोश है, हमने उससे नाम पूछा, वेयर ही इज़ ही फ्रॉम, ठीक है, आप कहाँ से हैं, या फिर कोई और ऐसा हम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट जब क्वाइट है। तो अगर वो डिफ़िकल्टी से वर्ड्स अटर कर रहा है
यूजुअली इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं जिसमें पॉजेज भी आ रहे हैं, रुक रुक के बोल रहा है विदाउट फॉलोइंग द यूजुअल रूल्स ऑफ द ग्रामर, बट दीज वर्ड्स डू कन्वे मीनिंग। मतलब फिर भी उन वर्ड्स का कोई मतलब है, सिर्फ ग्रामर यूज़ नहीं कर रहा, बोल तो रहा है, पॉजेज हैं, ग्रामेटिकली सही नहीं है, लेकिन उसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि ये बोलना चाह रहा है, तो उसका मतलब है इसका ब्रोकाज डिस्फेजिया है। ठीक है, कि उसको हमने जो चीज़ उसको बोली है, जो कमांड दिया है वो समझ आ गया, ही विल अंडरस्टैंड द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स, कैन रिपीट सिंपल वर्ड्स एंड कैन राइट इफ लिटरेट। पढ़ा लिखा भी होगा तो लिख भी लेगा, समझ रहा है, सिर्फ बोलने में मसला है ब्रोकाज में। ठीक है, तो उसकी स्पीच ऐसी है। ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो भी बिल्कुल ब्रोकाज डिस्फेजिया की तरह सिमिलर होता है, लेकिन उसमें भी रिपीटेशन इंटैक्ट होगी। ठीक है, जिस तरह ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी में था, तो इसमें भी रिपीटेशन इंटैक्ट होगी। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तीसरा ये कि एग्जामिनेशन में ही डजंट लुक अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आपने कोई भी क्वेश्चन किया, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा और वो उसको आंसर देने का अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा, उसको आंसर नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है पेशेंट को ग्लोबल डिस्फेजिया है। यानी बोथ ब्रोकास और वर्निकीज दोनों उसके अफेक्टेड है, ना तो समझ पा रहा है ना आंसर दे पा रहा है, तो दोनों चीज़ इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हमने उसका पहले डिस्फेजिया चेक किया। ठीक है, इस तरह से हम एग्जामिन करेंगे। तीनों पॉइंट्स आपको ऑब्सो समझ आ गए होंगे। अब आपने आर्टिकुलेशन किस तरह एग्जामिन करनी है। अगर आपको एबनॉर्मल लग रही है उसकी आर्टिकुलेशन, तो आप उसकी डिसआर्थरिया की टाइप रिकॉग्नाइज करोगे। जो मैंने आपको साउंड भी सुनाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो स्कैनिंग स्पीच होती है, इस तरह से अगर आपको मिल रही है, पॉजेज आ रहे हैं, तो मतलब वो स्कैनिंग स्पीच है, उसमें सेरिबेलर कोई इशू है। लेकिन अगर स्लर्ड स्पीच है, स्लरिंग ऑफ वॉइस है, तो वो ये वाली टाइप होगी डिसआर्थरिया की, स्लरिंग ऑफ स्पीच, तो उसमें फिर कोई और पैथोलॉजी होगी। ठीक है, तो आप उसकी साउंड पे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सी वाली डिसआर्थरिया है इसको। तीसरा, फिर आप वॉइस चेक करोगे। वॉइस को डिस्फोनिया कह रहे थे, अगर उसमें मसला है, वेदर वॉइस देखिए नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एफोनिया है तो मतलब बिल्कुल बोल नहीं पा रहा, तो हम उसको कहेंगे खांस कर दिखाए। ठीक है, अगर उसको हिस्टेरिकल एफोनिया होगा ना, तो उसके खांसने पे वॉइस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई लेजन है, कोई मसला है, पैथोलॉजी है, ऑर्गेनिक एफोनिया है, तो खांसने पे भी वो साइलेंट ही होगा। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंशिएशन है कि अगर पेशेंट बिल्कुल नहीं बोल रहा है, एफोनिया है, तो हिस्टेरिकल को ऑर्गेनिक से आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एफोनिया आपने फिर वोकल कॉर्ड्स को एग्जामिन करना है कि उनकी इन्फ्लामेशन तो नहीं हुई या पैरालिसिस तो नहीं होगी, क्या वजह क्या है फिर ऑर्गेनिक की, वो फिर आप देखोगे। अच्छा, आपने पेशेंट को ये भी कहना है टू रीड एंड राइट इफ़ द पेशेंट इज़ लिटरेट। पढ़ा लिखा है तो आप कहेंगे कि लिख के दिखाएं या ये चीज़ पढ़ के दिखाएं, ताकि आप डिसलेक्सिया को चेक करो और डिसग्राफिया को। ठीक है, रीडिंग इनएबिलिटी डिसलेक्सिया, लिखने की इनएबिलिटी डिसग्राफिया। तो इस तरह से आप जो है पेशेंट की स्पीच की एग्जामिनेशन करते हो। यहाँ पर कंप्लीट हुई स्पीच। प्रीवियस जो है हमने सारा डिस्कस किया नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन में, सारा हायर मेंटल फंक्शन किस तरह किया जाता है। अभी सारा हमने स्पीच को समझा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स, और फिर उसको एग्जामिन कैसे करते हैं वो सारा देखा। अब चलते हैं थर्ड कंपोनेंट पे नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन पे, विच इज़ अ क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये एक अच्छा सा चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ स्पीच इसने समझाई है। अच्छा, इस फ्लो चार्ट में ना हम एक्चुअली क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस पेशेंट की, ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एफेजियाज को डायग्नोज करें। ठीक है, एफेजिया यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर को। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हम नेचर ऑफ पेशेंट्स लैंग्वेज डेफिसिट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट की स्पॉन्टेनियस स्पीच को। ठीक है, कि वो बोल रहा है, उसकी स्पॉन्टेनियस स्पीच कैसी है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और नोट करेंगे कि वो फ्लुएंट है या नॉन फ्लुएंट है। ठीक है, पेशेंट शुड बी अलर्ट, इन्वायरमेंटल साउंड को रिस्पॉन्ड कर रहा हो, और उसकी स्पॉन्टेनियस स्पीच पहले आप जाके बेड साइड पे चेक करें कि वो स्पॉन्टेनियसली कैसे बोल रहा है, स्पीच कैसी है, फ्लुएंट है या नॉन फ्लुएंट है। ठीक है, अगर फ्लुएंट स्पीच है, सही बोल रहा है, तो आप उस स्पीच फ्लुएंट के भी कंटेंट नोट करें। ठीक है, कि मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल स्पीच क्या होती है कि अंडरस्टैंड कर पा रहा है वो, और स्पोकन या रिटन क्वेश्चंस को सही से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को भी सही नेम कर रहा है, वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, रीड एंड राइट, ये सारी चीज़ें उसकी सही हैं, तो मतलब वो नॉर्मल स्पीच है। फ्लुएंट में भी नॉर्मल, लेकिन फ्लुएंट में एबनॉर्मल कब कहेंगे, कंटेंट हमने नोट किए, एबनॉर्मल तब कहेंगे, एबनॉर्मल एंड इनकम्प्रीहेंसिबल, यानी पेशेंट
बोल तो फ्लुएंटली रहा है लेकिन उसके वर्ड्स जम्बल्ड हैं या उन वर्ड्स की कोई सेंस नहीं है जो वो बोल रहा है। जल्दी जल्दी सही बोल रहा है फ्लुएंटली लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो उसमें आपका अगला स्टेप होता है, आपने उनसे पूछना है आपका नाम क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा पेशेंट तो इसका मतलब है उसकी मेंटेशन डिस्टर्ब्ड है, मेंटल स्टेट उसकी डिस्टर्ब्ड है। तो उसमें ये वर्निकीज डिस्फेजिया भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने उसको फिर सिंपल कमांड देना है कि आप अपनी आंखें बंद करें। तो अगर पेशेंट अपनी आंखों को बंद कर देता है तो इसका मतलब है उसको वर्निकीज डिस्फेजिया है, यानी उनकी मोटर एबिलिटी और कॉम्प्रीहेंशन जो है सिंपल कमांड्स के लिए इंटैक्ट है, बिल्कुल सलामत है, डिस्पाइट कि उनको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज समझने में मसला है। ठीक है, वरना मोटर एबिलिटी, आंखें बंद कर लिए, मोटर एबिलिटी और कॉम्प्रीहेंशन जो है सिंपल कमांड्स के लिए सलामत है लेकिन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के लिए मुश्किल है, इनेबिलिटी है। ठीक है, तो आंखें बंद करने का आपने फिर कहा। जब उसने अपना नाम नहीं बताया ना, फ्लुएंट था लेकिन वर्ड्स का मतलब नहीं था, तो आपने कहा अपना नाम बताएं, नाम उसने नहीं बताया तो आप कहेंगे आंखें बंद करें। आंखें बंद कर ली तो मतलब वर्निकीज डिस्फेजिया है। अगर आंखें भी नहीं बंद की, कोई रिस्पॉन्स नहीं शो किया, तो इसका मतलब है इनको या तो कोई साइकेट्रिक पेशेंट है ये, या तो इनकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लुएंसी के लिहाज से कि अगर फ्लुएंट है तो उसमें फिर हमें वर्निकीज मिल सकता है इस तरह से। लेकिन अगर स्पीच है, आपने स्पॉन्टेनियस स्पीच बेड साइड पर जाके नोट की, वो नॉन फ्लुएंट है, तो आपने उसको कहना है कि आपका नाम क्या है। ठीक है, नॉन फ्लुएंट में मतलब शॉर्ट वर्ड्स होंगे, ब्रोकन फ्रेजेस वो बोल रहे होंगे एफर्ट लगा के, इस तरह की नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी। तो उसमें भी आपने यही क्वेश्चन करना है आपका नाम क्या है। तो अगर पेशेंट जो है रिस्पॉन्स दे रहा है, कुछ इनकम्प्लीट वर्ड्स अटर किए उसने आपके सवाल करने पर डिफ़िकल्टी के साथ, लेकिन फिर भी उन वर्ड्स का कोई ना कोई मतलब है, बोल बेशक मुश्किल से रहा है, अटर कर रहा है, लेकिन कोई मतलब है, अटर कर रहा है, तो उसका मतलब है उनको ब्रोकाज डिस्फेजिया है, जिसको हम एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया या नॉन फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इंटैक्ट है, समझ उनको सही आ रहा है, लेकिन उनकी प्रोड्यूसिंग स्पीच इम्पेयर हुई है, स्पीच प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो ये ब्रोकाज डिस्फेजिया, अगर उसने नाम बोला है लेकिन अटर वगैरह किया इस तरह से, तो बोलने में मसला है इस तरह, तो इसीलिए ये रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर नाम आपने पूछा उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसका मतलब है इनको ग्लोबल डिस्फेजिया है, यानी बोलने में भी मसला है, नाम बता भी नहीं रहा, और जो हमने उनको कमांड दिया उसको समझने में, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में भी मसला है, तो उसको कहेंगे ग्लोबल डिस्फेजिया। ठीक है, तो इस तरह से वर्निकीज एफेजिया याद रखें, होती वर्निकीज एफेजिया फ्लुएंट है, फ्लुएंट होती है लेकिन कॉम्प्रीहेंशन इनकी पुअर होती है, समझने में मसला होता है। ये वर्ड्स को रिपीट नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट्स को नेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिंपल कमांड्स को ये फॉलो कर लेंगे। ब्रोकाज एफेजिया में नॉन फ्लुएंट ही होगी, एफर्टफुल स्पीच होगी, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन इनकी अच्छी होगी। जबकि ग्लोबल में दोनों मसला है, बोथ है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्निकी एंड ब्रोका, सिवियर इम्पेयरमेंट हो जाएगी स्पीच प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रीहेंशन में। ठीक हो गया, तो सिंपल सा फ्लो चार्ट था। उसके बाद आ जाए अगला एक और फ्लो टेबल बना हुआ है स्पीच डिस्टर्बेंसेस का। अच्छा, अब इसमें क्या है, स्पीच डिस्टर्बेंस में इसने सबसे पहले तो टाइप ऑफ डिस्फेजिया बताया है, जिसको हम कॉमनली एफेजिया भी कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर जो ब्रेन लेशन की वजह से हो। तो इसमें सबसे पहले तो उसने वर्निकीज डिस्फेजिया यानी सेंसरी एफेजिया जिसको हम कहते हैं उसको एक्सप्लेन किया है। इसमें कहाँ लेशन होती है, वर्निकीज एरिया में। ठीक है, इनकी कॉम्प्रीहेंशन कैसी होगी, वर्निकीज में सेंसरी है ना, तो इनकी कॉम्प्रीहेंशन कैसी है, स्पोकन कॉम्प्रीहेंशन इनकी सिवियरली इम्पेयर होगी, यानी पेशेंट जो है मीनिंगफुली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा वर्बल कमांड्स को, जो हम उनको देंगे वर्बल कमांड तो उनको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन हाउएवर नॉन वर्बल एक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी इनकी जो है, जैसे आंखें बंद करें, बैठें, ये नॉन वर्बल जो एक्शंस है ना, ये इनके इंटैक्ट होंगे, क्योंकि ये अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो वर्निकीज में स्पोकन कम्प्रीहेंशन सिवियरली इम्पेयर हुई है, वर्बल कमांड्स को वो मीनिंगफुली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, नॉन वर्बल को कर रहा है, आंखें बंद करना वगैरह जो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इनकी जो है स्पॉन्टेनियस स्पीच देखें। अच्छा, रिटिन भी इनकी इम्पेयर होगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस स्पीच कैसी है, जब ये बोल रहे हैं तो फ्लुएंटली, ठीक है, फ्लुएंट, वॉल्यूमिनस, ऑफन फिल्ड विथ अनइंटेलिजिबल वर्ड्स, मेड अप वर्ड्स यानी नियोलॉजिज्म, एंड वर्ड यूज्ड इनकरेक्टली,
जैसे कि पैराफेजियाज होंगे, ठीक है। तो इसको हम जॉर्गन स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जार्गन स्पीच, क्योंकि ये बिल्कुल रियल लैंग्वेज की तरह ही साउंड कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। फ्लुएंट, वॉल्यूमिनस, बिल्कुल रियल लैंग्वेज ही लग रही है, लेकिन आपने गौर किया तो उस जुमलों की, इनकी वर्ड्स की कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो उसको जॉर्गन स्पीच भी कहते हैं। तो इनकी नेमिंग कैसी होगी? वर्निकीज़ में पेशेंट की नेमिंग इम्पेयर्ड होगी। राउंड अबाउट जो है यूज़ कर रहे होंगे डिस्क्रिप्शन, जैसे सर्कमलोक्यूशंस इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। सर्कमलोक्यूशंस जो है, सर्कमलोक्यूशन डिस्क्रिप्शन जो है, यानी पेंसिल बोलने के बजाय ये कोई समथिंग फॉर राइटिंग ऐसे बोल रहे होंगे कि दिस इज़ समथिंग फॉर राइटिंग, डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे ये पेंसिल है, तो उसको कहते हैं सर्कमलोक्यूशंस, ठीक है। अच्छा, अब इनकी रिपीटेशन, मैंने आपको बताया रिपीटेशन इम्पेयर होती है, सीवियरली इम्पेयर। जो ट्रांस कॉर्टिकल सेंसरी डिस्फेजिया था उसमें रिपीटेशन इंटैक्ट होगी, वर्निकीज़ में इम्पेयर होगी, यही इनका डिफरेंस था। रीडिंग अलाउड कॉम्प्रीहेंशन भी इनकी इम्पेयर्ड है, ठीक है। यानी हमने देखा कि राइटिंग और रीडिंग दोनों इनकी इम्पेयर होती है वर्निकीज़ में। राइटिंग स्पॉन्टेनियस डिक्टेशन, कॉपिंग इम्पेयर्ड। कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड डेफिसिट क्या है जिसमें और हमें मिलता है? पेशेंट जो है अपनी स्पीच डेफिसिट के बारे में अनअवेयर होगा कि उसको ये मसला है, तो उस वजह से ये एजिटेटेड भी होता है, गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और इनको हेमी एनोपिया भी हो सकता है, यानी ब्लाइंडनेस हो सकती है हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड की, या क्वाड्रेंट एनोपिया यानी ब्लाइंडनेस इन द क्वार्टर ऑफ द विजुअल फील्ड, ठीक है। ये एसोसिएशंस आप याद रखिएगा, हेमी एनोपिया और क्वाड्रेंट एनोपिया, और अपने मसले के बारे में उनको अनअवेयरनेस है, ये एसोसिएशंस होती हैं वर्निकीज़ सेंसरी डिस्फेजिया में, ठीक है। उसके बाद अगला डिस्फेजिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ट्रांस कॉर्टिकल सेंसरी, जो बिल्कुल वर्निकीज़ की तरह सिमिलर है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर रिपीटिशन इम्पेयर है, इसमें TSD में रिपीटिशन इंटैक्ट होगी, पेशेंट रिपीट करेगा वर्ड्स को। इसमें जो लेजन होती है, मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज डिसकनेक्शन हो गया लैंग्वेज नेटवर्क का फ्रॉम द टेम्पोरो पेराइटल एसोसिएशन एरियाज़, यानी पोस्टीरियर जो वाटर शेड जोन्स है ना, उनसे जो है उनका डिसकनेक्शन हो गया है। वर्निकीज़ एरिया बाकी ब्रेन के हिस्से के साथ कनेक्ट होता है ना, वो डिसकनेक्शन हो गया है, तो इनकी कॉम्प्रीहेंशन इम्पेयर होगी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस स्पीच भी इनकी इम्पेयर होगी। अच्छा, स्पॉन्टेनियस स्पीच जो है वर्निकीज़ की तरह ही होगी, सॉरी, फ्लुएंट होगी और ऑफन पैराफेजिक होगी, सिमिलर टू वर्निकीज़, फ्लुएंट एंड पैराफेजिक। रिटन इम्पेयर्ड है, नेमिंग इनकी पैराफेजिक है। अच्छा, रिपीटिशन इंटैक्ट है, मैंने आपको बताया यही फ़र्क है, रिपीट करेंगे। रीडिंग अलाउड कॉम्प्रीहेंशन इम्पेयर्ड, राइटिंग इम्पेयर्ड, और एसोसिएशन इसमें हेमी एनोपिया, ये भी याद रखें, ठीक है, हेमी एनोपिया। फिर आता है डिसलेक्सिया विथ डिस्ग्राफिया, पेशेंट को डिसलेक्सिया है विथ डिस्ग्राफिया, तो उसमें इनको जो साइट ऑफ लेशन है, अच्छा यहाँ पर जो हमने देखा ना पैराफेजिक होगी, इनकी नेमिंग पैराफेजिक होगी, वर्निकीज़ में भी TSD में भी। पैराफेजिक मतलब रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, इनकरेक्ट लेकिन लेजिटिमेट यूज़ कर रहे होंगे, जैसे है यानी पेंसिल की जगह वो बोल रहे होंगे ये पेन है, यानी तकरीबन वर्ड तो लेजिटिमेट ही है, सही है, लेकिन है तो पेंसिल ना, उसको पेन बोल रहे हैं, तो इसको सेमेनेटिक पेरिफेजिया कहेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। और फोनेटिकली इनएक्यूरेट वर्ड भी यूज़ कर सकता है, जैसे पेंसिल को पेंटिल बोल रहा है, ठीक है, साउंड में मसला है, तो उसको फोनेमिक पैराफेजिया कहेंगे। तो नेमिंग इनकी पैराफेजिक होगी, TSD में भी, वर्निकीज़ में भी। अच्छा, अब आ जाए डिसलेक्सिया पे, डिसलेक्सिया विथ डिस्ग्राफिया, तो इसमें वर्निकीज़ एरिया के ही पार्ट में लेजन हुई है, उसी का एक हिस्सा है, पार्ट है। कॉम्प्रीहेंशन इनकी इतनी नहीं होगी, लेस सिवियरली अफेक्ट होगी, ठीक है, समझने वाली सलाहियत। रिटन इनका मोर सिवियरली अफेक्ट होगा, क्योंकि ये डिसलेक्सिया विथ डिस्ग्राफिया है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस स्पीच जब बोलेंगे तो वो फ्लुएंट होगा, लेकिन बाकी डिस्फेजियाज में हमने देखा कि सिवियरली अफेक्ट होता है, यहाँ पर ये फ्लुएंट ही होंगे। नेमिंग इनकी इम्पेयर्ड होगी, पैराफेजिक। रिपीटिशन इम्पेयर्ड है, रीडिंग अलाउड इम्पेयर्ड, राइटिंग इम्पेयर्ड। कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएशन डेफिसिट क्या है कि विजुअल फॉर्म ऑफ वर्निकीज ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन इंटैक्ट, यानी ये एक विजुअल फॉर्म है वर्निकीज डिस्फेजिया की, ये डिसलेक्सिया विथ डिस्ग्राफिया, ये एक विजुअल फॉर्म ही है वर्निकीज डिस्फेजिया की, यानी पर्सन जो है चीज़ों को सुन पा रहा है, उसकी सुनने की सलाहियत और वर्ड्स को समझने की सलाहियत इंटैक्ट है, लेकिन वो रीड और राइट नहीं कर पा रहे, वो चीज़ अफेक्ट हुई है, ठीक है।
तो ये हो गए डिस्फेजियाज। फिर आगे अगला ब्रोकास डिस्फेजिया है। ब्रोकास में ब्रोकास एरिया अफेक्ट हुआ है तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन समझने वाली सलाहियत तो जाहिर सी बात है इंटैक्ट है। बी से याद रखें ब्रोका, बी से बोलना अफेक्ट हुआ है, मोटर अफेक्ट हुआ है, समझ पा रहा है, कॉम्प्रीहेंशन इंटैक्ट है। स्पोकन वाली भी रिटन वाली भी इंटैक्ट है। स्पॉन्टेनियस स्पीच जाहिर सी बात है बोलने में मसला है तो नॉन फ्लुएंट होगी। एंड्स ऑफ वर्ड्स आर यूज फॉर टेंसेस, possessives एक्सेट्रा, एग्रामेटिज्म। स्पीच इज़ डिसआर्थरिक विथ पॉज, टेलीग्राफिक, पिथी बट मीनिंगफुल। फिर भी मतलब होगा, ऐसी स्पीच होगी फिर भी मीनिंगफुल होगी, कोई ना कोई मतलब होगा, अटर करेगा, अजीब से वर्ड्स होंगे फिर भी आपको मतलब समझ आ जाएगा। तो ये ब्रोकास में इनकी स्पॉन्टेनियस स्पीच ऐसी होगी। वर्निकीज में हमने देखा कि वो फ्लुएंट थी। अच्छा, नेमिंग इनकी कैसी है? नेम नहीं कर पाएंगे, इम्पेयर, रिपीटिशन इम्पेयर्ड, रीडिंग अलाउड लेकिन इंटैक्ट है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग अलाउड क्योंकि वो कॉम्प्रीहेंशन में आता है। राइटिंग भी इनकी इंटैक्ट होगी क्योंकि स्पॉन्टेनियस डिक्टेशन कॉपिंग में। और कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड डेफिसिट, यानी ब्रोकास में बोलने में मसला है, साथ में अटर करेंगे, इनकम्प्लीट वर्ड्स होंगे लेकिन फिर भी मीनिंगफुल होंगे, याद रखिएगा। और एसोसिएशन में इनको हेमीप्लेजिया साथ में हो सकता है, हाफ लिम्ब की पैरालिसिस। दूसरा इसी से रिलेटेड था TM ट्रांसकोर्टिकल मोटर डिस्फेजिया, TMD। ठीक है, तो बिल्कुल ब्रोका की तरह ही है लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर रिपीटेशन इंटैक्ट है। ब्रोकास में वो रिपीटेशन उसकी इंटैक्ट नहीं थी, रिपीट नहीं कर पाता, इम्पेयर था। यहाँ रिपीटेशन इंटैक्ट होगी। यहाँ पे होता ये है कि लैंग्वेज नेटवर्क जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया है प्री फ्रंटल एरियाज से, यानी एंटीरियर हाफ ऑफ द वाटरशेड जोन या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स से वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो समझने वाली चीज़ कॉम्प्रीहेंशन इंटैक्ट है, रिटन वाली स्पोकन, दोनों कॉम्प्रीहेंशन उसकी इंटैक्ट है। स्पॉन्टेनियस स्पीच जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही होगी ब्रोकास की तरह, लेकिन ग्रामेटिज्म इसमें लेस मार्क्ड होगा, इतना नहीं होगा। नेमिंग इम्पेयर्ड है, रिपीटेशन बस याद रखें, यही फ़र्क है कि यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा, रिपीट करेगा वर्ड्स को। रीडिंग अलाउड इंटैक्ट, राइटिंग इसकी इंटैक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड जो डेफिसिट है, कोई डेफिसिट नहीं होता। माइल्ड हेमीपैरेसिस हो सकती है, वहाँ हेमीप्लेजिया एसोसिएशन थी। ग्लोबल में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसका ब्रोकास भी होगा, वर्निकीज एफेजिया भी होगा, डिस्फेजिया, तो दोनों चीज़ें होंगी। साइट ऑफ लेजन दोनों है, कॉम्प्रीहेंशन इम्पेयर्ड, रिटन इम्पेयर्ड, नॉन फ्लुएंट स्पीच। ठीक है, इस तरह नॉन फ्लुएंट, बोलने में मसला है, दोनों चीज़ें हैं ना, समझने भी मसला है, बोलने में भी मसला है। नॉन फ्लुएंट, इम्पेयर्ड सब इम्पेयर्ड होगा क्योंकि ग्लोबल है। एसोसिएशन में हेमीप्लेजिया, हेमी एनेस्थीसिया, हेमी एनोपिया, यानी दोनों के फीचर मिक्सड आ गए। ठीक है, फिर कंडक्शन डिसऑर्डर हमने देखा, कंडक्शन डिस्फेजिया, उसमें दो जो एरियाज होते हैं उनके कनेक्शन में जो है लेजन है, साइट ऑफ लेजन। तो इनमें कॉम्प्रीहेंशन इनकी इंटैक्ट है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही है, स्पोकन भी रिटन भी। स्पॉन्टेनियस स्पीच भी इनकी फ्लुएंट है, फ्लुएंटली बोल रहे हैं। नेमिंग इम्पेयर हुई है, इम्पेयर्ड या पैराफेजिक। रिपीटेशन तो सिवियरली इम्पेयर होगी, ठीक है, रिपीट नहीं कर पाएंगे। रीडिंग अलाउड इज़ इम्पेयर्ड, कॉम्प्रीहेंशन इज़ इंटैक्ट। ठीक है, राइटिंग इज़ इम्पेयर्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड डेफिसिट कैन बी वेरिएबल। फिर हमने आइसोलेशन डिस्फेजिया भी पढ़ा था, जिसमें आइसोलेशन में लैंग्वेज नेटवर्क उनका इंटैक्ट रहता है लेकिन सराउंडिंग का ब्रेन डैमेज हो जाता है। लैंग्वेज वाला नेटवर्क सही पड़ा है। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन इम्पेयर, इसके अलावा रिटन वाली भी कॉम्प्रीहेंशन इम्पेयर्ड। स्पॉन्टेनियस स्पीच में ट्रांसकॉर्टिकल डिस्फेजिया का हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा, दो ट्रांसकॉर्टिकल डिस्फेजिया का, वेरी लिटिल आउटपुट। रिपीटिशन रिलेटिवली स्पेयर्ड, पेशेंट मे गो ऑन रिपीटिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ हर्ड कन्वर्जेशन। ठीक है, तो इनकी रिपीटेशन बच गई है आइसोलेशन में, तो जो भी बोलेंगे वो रिपीट करेंगे, यानी आइसोलेशन में इनको इको ले लिया होता है, रिपीटेशन ज़्यादा है। एनोमिक में क्या था कि मिनिमल डिसफंक्शन सिंड्रोम ऑफ द लैंग्वेज नेटवर्क में थोड़ा बहुत डिसफंक्शन हुआ है, एनीवेयर इन द लैंग्वेज नेटवर्क। कॉम्प्रीहेंशन इंटैक्ट है, रिटन भी इंटैक्ट है, स्पीच इनकी फ्लुएंट है लेकिन अनइन्फॉर्मेटिव है। नेमिंग बहुत ज़्यादा, मेन मसला ही नेमिंग का है। एनोमिक है, सिवियरली इम्पेयर्ड होगी इनकी नेमिंग, नेम नहीं कर पाएंगे लफ्ज़ों को, चीज़ों को, ये क्या चीज़ है। पैराफेजिक होगी और सर्कमलोक्यूशंस। ठीक है, सर्कमलोक्यूशंस भी होंगी कि पेन को बोलेगा दिस इज़ समथिंग फॉर राइटिंग, उसको नेम नहीं कर पा रहा कि ये भाई पेन है। ठीक है, तो सर्कमलोक्यूशंस भी होगी। बाकी रिपीटेशन सलामत होगी, इंटैक्ट होगी, रिपीट कर पाएगा चीज़ों को। और
राइटिंग में क्या है, वर्ड फाइंडिंग एंड स्पेलिंग आर इम्पेयर्ड, जाहिर सी बात है एनोमिया है तो वर्ड फाइंड करना, उनको स्पेल करना भी मसला है। मोस्ट कॉमन जो लैंग्वेज डेफिसिट है इन द हेड ट्रॉमा, मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी एंड अल्जाइमर डिजीज़ में हमें ये एनोमिक डिस्फेजिया मिलता है। प्योर वर्ड डेफनेस, मैंने आपको बताया कि सुन रहा है लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, तो उसमें लीजन कहाँ थी, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, या तो डिसकनेक्शन हो गया ऑडिटरी एरिया का और वर्निकीज एरिया का, ठीक है। तो समझ नहीं पा रहा, कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली इम्पेयर होगी, एज इफ़ लिसनिंग टू अ एलियन टंग, ऐसे लग रहा होगा कि एलियन कोई बोल रहा है क्या, मतलब उसको आवाज़ आ रही है लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, जैसे फॉरेन लैंग्वेज समझ रहा होगा प्योर वर्ड डेफनेस में। बाकी उसकी रिटन कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट हुई, जो चीज़ लिखी हुई है उसको समझ लेगा। हियरिंग वाले में जो है ना मसला हुआ है, ठीक है, सुनाई दे रहा है लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा। स्पॉन्टेनियस स्पीच नॉर्मल है, बोल सही रहा है, नेमिंग सही है, रिपीटेशन इम्पेयर्ड है, रीडिंग जो है इसकी इंटैक्ट है, राइटिंग इंटैक्ट। इसमें ये डेफ नहीं होते क्योंकि ये इन्वायरमेंटल साउंड्स को क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे डॉग बार्क कर रहा है या घंटी बज रही है, तो मतलब बहरे नहीं है, कान का मसला नहीं है। मेंटल साउंड्स नॉर्मली नो एसोसिएटेड डेफिसिट, ठीक है, सिर्फ उसको इंटरप्रेट करने में इशू है, जिसकी वजह है कि सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में लेशन है और या फिर ऑडिटरी और वर्निकीज का डिस्कनेक्शन हुआ है। लास्ट है अलेक्सिया विदाउट एग्राफिया, जिसको हम प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था 2 लेशन होती हैं, लेफ्ट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में और स्प्लीनियम में। स्प्लीनियम पोस्टीरियर पार्ट होता है कॉर्पस कैलोसम का। तो डिस्कनेक्शन हो जाता है बिटवीन द विजुअल एरिया एंड द लैंग्वेज नेटवर्क। तो इनकी कॉम्प्रिहेंशन, समझने वाली चीज़ इंटैक्ट है बिल्कुल, स्पोकन जो चीज़ इनको बोलेंगे वो समझ लेंगे, जो चीज़ लिखी हुई है ना, क्योंकि विजुअल है ना प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस, जो चीज़ लिखी हुई है वो पढ़ नहीं पाएंगे, इम्पेयर्ड होगा, रिटन कॉम्प्रिहेंशन इनके अफेक्ट होगी। स्पॉन्टेनियस स्पीच बिल्कुल सही है, नॉर्मल। नेमिंग करना, नेमिंग नॉर्मल टू लेफ्ट विजुअल फील्ड बट कैन मैच कलर्स, कांट नेम, कलर्स को भी मैच कर लेंगे, ये कलर है लेकिन उसको नेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये कौन सा कलर है। रिपीटेशन इंटैक्ट है, कांट रीड लाइक कम्प्लीटली इलिटरेट, बिल्कुल अनपढ़ की तरह वो रीड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस हुई है, जो चीज़ लिखी है वो पढ़ नहीं पा रहे। राइटिंग उनकी लेकिन इंटैक्ट है, लिख लेंगे लेकिन अपनी ही लिखी हुई चीज़ बाद में पढ़ नहीं पाएंगे कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है, प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस में। और राइट इनको हेमी एनोपिया साथ में एसोसिएशन होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सारे हमने डिस्कस किए डिस्फेजियास, और यहाँ पर जो है स्पीच की एग्जामिनेशन भी हमने सारी देखी। तो ये हो गया अगला कंपोनेंट, हायर मेंटल फंक्शन चेक किया हमने, स्पीच सारी पेशेंट की चेक की एग्जामिनेशन में। अब थर्ड कंपोनेंट आ जाते हैं कि क्रेनियल नर्व्स की एग्जामिनेशन, थर्ड स्टेप होता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का, कि हम क्रेनियल नर्व्स को कैसे एग्जामिन करेंगे, ठीक है।